सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हो गया हूँ। सोचिए, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं जिसका काम सामान को इधर से उधर डिलीवर करना है। एक शाम आपको कॉल आता है आपके बॉस का, और आपका बॉस आपको कहता है कि आपको कुछ ज़रूरी सामान शहर से दूर एक फैक्ट्री में डिलीवर करना है, और आप उस काम को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप जिंदगी भर ना भूल पाए। तो आप क्या करेंगे? मेरा नाम महेश है और आज मैं आप सभी को मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। 10 साल पहले मैं इस प्रोफेशन में नया आया था और उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश था पैसे कमाने का। इसलिए मुझे जितना काम आता मैं सब कर लेता, जितने भी ऑर्डर्स आते मैं सबको डिलीवर करता और खूब पैसे कमाता। मैं दिन रात सिर्फ ट्रक चलाता रहता, मुश्किल से 2-3 घंटे ही सोता और बाकी वक्त ट्रक चलाता। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी आएगी जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके घटने के बाद आज भी तकरीबन 10 साल बाद भी जब भी मैं सुनसान सड़कों पर रात के वक्त ट्रक चलाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। समय था रात के 12 बजे। मैं ट्रक को चला रहा था। एक डिलीवरी मैंने करी थी और वो डिलीवरी करके मैं वापस अपने घर की ओर जा रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा था। सिर्फ कॉल पर बात होती थी। जब सामान डिलीवर हो गया और मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर ही हो लिया जाए। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मालिक ने कहा, हेलो महेश, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे एक अर्जेंट डिलीवरी है भाई, ज़रा कर दे यार। और उसके बाद मैंने जवाब दिया, मालिक कहाँ है डिलीवरी? और अभी तो मैं अपने घर जा रहा था, बहुत दिन हो गए हैं, बीवी से नहीं मिला, बच्चों से नहीं मिला। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता अपनी बीवी बच्चों से मिलकर तो काफ़ी अच्छा रहता। उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, सुन मेरी बात महेश, मेरी बात सुन, एक काम कर, ये जो ऑर्डर है इसे कंप्लीट कर दे, इसे डिलीवर करके तू अपना आराम से फैमिली के पास चला जाइयो, 4-5 दिन आराम करके आइयो, समझा? लेकिन प्लीज़ इस ऑर्डर को कंप्लीट कर और इसे डिलीवर कर दे, ठीक है? जब ये बात मैंने सुनी तब मैंने सोचा कि चलो। उसके बाद मैंने पूछा, तो बताइए मालिक, कहाँ पर क्या सामान डिलीवर करना है? उसके बाद मेरे जो मालिक थे उन्होंने मुझे 2 एड्रेस दिए। एक एड्रेस पर मुझे पिकअप करना था और एक एड्रेस पर मुझे डिलीवर करना था। दोनों एड्रेस मुझे मिल गए। उसके बाद क्या था, मैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी वक्त लगा। रात से सुबह हो गई और सुबह के तकरीबन 11 बजे मैं उस पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही मैं उतरा तो वहां पर सामान रखा हुआ था। उस सामान को देखकर मैंने पूछा, क्या ये सामान हमारी कंपनी का है, राजकुमार कंपनी का? और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, हाँ, आप ही आए हैं ना डिलीवरी करने के लिए, यही आपका सामान है, इसे डिलीवर करना है, एड्रेस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने हाँ में सर हिलाया। वहाँ पर कई सारे लोग थे और सब ने मिलकर हेल्प करवाई और उस ट्रक में सामान को चढ़वा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, सुनो महेश भाई, जितना जल्दी हो सके इस सामान को डिलीवर कर देना। हमने आपके मालिक को एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं और इस बात को अपने दिमाग में रखना। उसके बाद मैंने जवाब दिया, आप चिंता मत करिए, जितना जल्दी हो सकेगा आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद क्या था, मैं ट्रक में बैठा। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, रात भर ट्रक जो चलाया था, इसलिए मैंने वहाँ से सबसे पहले ट्रक को निकाला और एक खाली सड़क पर मैंने ट्रक को रोक दिया और वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो गया। तकरीबन 2 घंटे सोने के बाद मैं उठा। उसके बाद
एड्रेस जो था वो मैंने अच्छे से पढ़ा और समझा कि आखिर ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। उसके बाद मैं ट्रक को चलाने लगा। चलाते चलाते काफ़ी वक्त बीत गया और दोपहर से रात हो गई, पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन वो जो डिलीवरी लोकेशन थी वो नहीं आई। उसके बाद मैं समझ गया कि काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि वो जो एड्रेस था वो शहर के बाहर का था, एक आउटर एरिया का, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसलिए ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि मैं पहली बात तो फील्ड में नया नया था और उसके बाद आउटर एरिया में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता था, क्योंकि आउटर एरिया में अक्सर लूटपाट हो जाती है। लेकिन अब मैंने काम हाथ में ले लिया था तो मैं पीछे कैसे हट सकता था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटा, हिम्मत रखी और ट्रक को चलाता रहा। रात के तकरीबन 2 बजे मैं शहर से बाहर निकल गया और आउटर एरिया में पहुंच गया। आउटर एरिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क ही सड़क थी। बाकी जगह एकदम सुनसान इलाका था, ना ही इंसान का पता था ना ही किसी जानवर का। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्दी से जल्द सामान को डिलीवर करना है। काफ़ी सरदर्दी झेलने के बाद मैंने उस एड्रेस को ढूंढ निकाला और इस फैक्ट्री में पहुंच गया। लेकिन जब मैंने बाहर से फैक्ट्री देखी तो फैक्ट्री एकदम सुनसान वीरान खंडहर सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस फैक्ट्री में कोई काम करता ही नहीं है, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया कि आखिर मैं सही एड्रेस पर पहुंचा हूं या नहीं। काफ़ी सोचा मैंने, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और सीधा मालिक के पास कॉल कर दिया। आउटर एरिया था, इसलिए थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी। काफ़ी मुसीबतें झेलने के बाद कॉल जो था वो लग गया और थोड़े ही देर बाद मेरे मालिक ने फ़ोन उठाया और उन्होंने पूछा, क्या बात है महेश, इतनी रात को तूने कॉल किया, पूरी नींद खराब हो गई। उसके बाद मैंने पूछा, अरे सॉरी सर, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, लेकिन आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ की हालत देखकर लग नहीं रहा कि ये फैक्ट्री चालू भी है। पूरी फैक्ट्री खंडहर हो रखी है और लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई काम करता है। उसके बाद मालिक ने जवाब दिया, अरे यार तुझे क्या करना है उस फैक्ट्री से, तुझे रहना थोड़ी है वहाँ पर कोई ना कोई वॉचमैन होगा, उसको तू पर्ची पकड़ा और सामान देकर वहाँ से चलता बन, ज़्यादा चिंता मत कर तू और मुझे सोने दे, ठीक है। जब ये सारी बात मैंने सुनी तब मैंने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन एड्रेस यही है ना। उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ वही एड्रेस है, फैक्ट्री थोड़ी खंडहर टाइप की है लेकिन लोग काम करते हैं उसमें, अब तू फ़ोन रख यार। उसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया और मैं देखने लगा कि आखिर वॉचमैन कहाँ बैठता है। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद भी मुझे कोई वॉचमैन नहीं नज़र आया। उसके बाद मैं उस फैक्ट्री के दरवाजे के पास गया और तभी अचानक से मैंने फैक्ट्री में काम होने की आवाज़ सुनी, जैसे कई लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हों, और मैं समझ गया कि ये काम काफ़ी छुप छुपा कर हो रहा है, इसलिए ना ही बाहर वॉचमैन है ना ही कोई लाइट चल रही है। ऐसा कई फैक्ट्री में होता है, और यही सोचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा जो था वो नहीं खुला। उसके बाद मैं अपने ट्रक के पास जा ही रहा था, तभी अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब मैं उस फैक्ट्री के अंदर देखने लगा तब पूरी जो फैक्ट्री थी वो एकदम चालू थी, वहाँ पर लाइटें वाइटें जली हुई थी, लेकिन उस फैक्ट्री में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आवाज़ लगाकर पूछा, अरे कोई है फैक्ट्री में, कोई देख रेख करने वाला है कि नहीं, मैं यहाँ सामान डिलीवर करने के लिए आया हूँ, जो कोई भी है बाहर आ जाए। ये बोलने के बाद तभी अचानक से अंदर से आवाज़ आई, अरे भाई अंदर आ जाओ, यहाँ हम अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे नजर नहीं आएंगे, जल्दी अंदर आओ। उसके बाद मैंने कहा, अरे यार आपको सामान लेना है ना तो आप बाहर आइए, मैं फैक्ट्री में आकर क्या करूँगा। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, अरे भाई हम रोटी खा रहे हैं, समझा करो, काफ़ी भूखे हैं, अभी रोटी खाने दो, तुम आओ तो सही यहाँ पर, 5 मिनट बैठो, हमारा आदमी सारा सामान उतार लेगा तो उसके बाद चले जाना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रोटी खाने दो। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने सोचा चलो यार, आदमी किस लिए काम करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए। उसके बाद मैं उस फैक्ट्री में अंदर चला गया। काफ़ी अंदर जाने के बाद भी मुझे कोई नज़र नहीं आया और मैंने आवाज़ लगाई,
अरे भाई साहब, कहाँ पर हैं आप तो एकदम फैक्ट्री में न जाने कहाँ घुस गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ हैं। उसके बाद तभी अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो वो जो फैक्ट्री का दरवाज़ा था वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। और मैं जैसे ही उस दरवाजे की तरफ भागा तो अचानक से धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। और इस बार मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि आखिर दरवाज़ा, वो भी इतना ज़्यादा भारी, अपने आप कैसे बंद हो गया। मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगी थी और वो फट गई। उस ट्यूबलाइट के फटते ही उस पूरी फैक्ट्री में अंधेरा छा गया और वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये लाइट को क्या हुआ और ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया। जब मैंने ये बात कही तभी अचानक से मैंने उस फैक्ट्री में 3-4 लोगों की हंसने की आवाज़ सुनी। जो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ मैं अंधेरे में फंस गया हूँ और आप लोग जो है वो पागलों की तरह हंस रहे हैं। हाँ, मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, आप अपना सामान लीजिए और मुझे जाने दीजिए। और तभी उस अंधेरे में ही मेरे कानों में एक आवाज आई, बाहर तो अब नहीं जाएगा, आप जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा, समझा। ये आवाज सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया था। उसके बाद मैंने घबराते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और आसपास रोशनी करके देखने लगा, लेकिन वहां पूरी फैक्ट्री में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। और तभी एक आवाज और आई, चिंता मत कर, अब तो कहीं नहीं जाएगा, समझा। और इस टॉर्च की रोशनी को बर्बाद मत कर, क्योंकि हम तुझे नजर नहीं आने वाले। पहली बार मैं ये सब महसूस कर रहा था और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस मेरा पेशाब निकलने ही वाला था खौफ से। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, मुझे जाने दो, तो ये दरवाज़ा खोलो, ये दरवाज़ा खोलो। और ये कहता हुआ मैं भागकर उस फैक्ट्री के बंद दरवाजे के पास पहुंचा। उस दरवाजे पर मैंने काफ़ी ठोकरें मारी, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उस पूरी फैक्ट्री से कई सारे लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, छोटे बच्चे तो हमारे भी हैं, लेकिन क्या करें, अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम यहाँ पर कैद हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, अब तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी हमारे साथ यहाँ पर कैद हो गए हो। आप जरा खुद सोचिए, आप एक सुनसान इलाके में, आउटर एरिया में, जहाँ दूर दूर तक कुत्ते भी नहीं मिलते, इंसानों का तो नामो निशानी नहीं था, उस एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर बंद हो जाए और आपको कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दे, लेकिन आपको कोई नज़र ना आए, तब आपका क्या हाल होगा। वही हाल मेरा हो रहा था। उस पूरी फैक्ट्री से रोने की, हंसने की, बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर से कहा, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जब ये बात मैंने कही तब वो जो आवाज़ थी जो मुझे बार बार सुनाई दे रही थी, उसने मुझसे कहा, तुझे बहुत शौक है बाहर जाने का, है ना? लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा जिसके बाद तू कहीं जाने लायक नहीं बचेगा।
और तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ी मशीन चालू हुई जिसमें गोल घूमने वाला ब्लेड लगा हुआ था, और वो ब्लेड भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को काटने के लिए किया जाता था। और मेरी आंखों के सामने वो मशीन चालू हो गई। उस चालू मशीन को देखकर मेरी हालत जो थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और तभी एक अदृश्य शक्ति मेरा पैर पकड़कर मुझे उस मशीन के पास खींचकर ले जाने लगी, और वहाँ पर कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगी। वो सभी आवाज़ों को सुनकर मैं समझ गया कि मेरा अंत अब निकट है, इसलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपनी आंखें बंद करी और अपने भगवान को याद करने लगा। मैंने मन ही मन में कहा, हे बजरंगबली, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे और बीवी का क्या होगा? हे बजरंगबली, बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। ये कहते हुए बस मेरी जो जुबान थी वो रुक नहीं रही थी, बस इसी बात को दोहराई जा रही थी। ये बोलते बोलते मैं अचानक से बेहोश हो गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है और मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद सीधा सुबह ही मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं उस फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ हूं। जब मैंने खुद को उस फैक्ट्री के बाहर देखा तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि आखिर मैं उस फैक्ट्री से बाहर कैसे आया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और मैं समझ गया कि मेरी प्रार्थना असर कर गई और मुझे मेरे भगवान ने बचा लिया। उसके बाद मैं उठकर खड़ा हुआ। जब मैंने अपने ट्रक की ओर देखा तब मुझे चक्कर से आ रहे थे और मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया और मैंने नीचे देखा तो एक बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर था। जब मैंने उस न्यूज़पेपर को उठाकर देखा तो उस पर डेट थी 10 दिसंबर 1980। वो जो न्यूज़पेपर था वो कई सालों पुराना था और उस न्यूज़पेपर की जो टॉप हेडलाइन थी उसमें लिखा हुआ था, शहर के बाहरी हिस्से में बसी हुई फैक्ट्री में लगी आग, उस आग में झुलस कर 15 मजदूरों की हुई एक दर्दनाक मौत। फैक्ट्री में कर रहे थे मजदूर बिना सुरक्षा इंतजामों के काम, इसी वजह से फैक्ट्री को हमेशा के लिए कर दिया गया बंद। और उस हेडलाइन के नीचे एक फोटो छपी हुई थी। फोटो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की और ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन जब मैंने उस फोटो को देखा और मेरे सामने जो फैक्ट्री को देखा तब मुझे पता चला कि वो हेडलाइन वाली फैक्ट्री और कोई नहीं बल्कि वही फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं रात को फंस गया था। और वो सभी जो लोग थे जिनकी रोने की हंसने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वो वही लोग थे जिनकी आग में जलने से काफ़ी दर्दनाक मौत हो गई थी और उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। ये सब जानकर समझकर मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई थी और तभी अचानक से मेरा जो फ़ोन था वो भी बजने लगा। जब मैंने फ़ोन को देखा तो कॉल और किसी का नहीं बल्कि बॉस का था और मैंने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो मालिक, हाँ मैं यहीं फैक्ट्री के बाहर हूँ, लेकिन ये फैक्ट्री तो कई सालों पहले ही बंद हो चुकी है। उसके बाद सामने से जो मेरे मालिक ने कहा उसे सुनने के बाद मेरे होश जो थे वो उड़ गए। मेरे मालिक ने कहा, अरे इसलिए तो मैं तुझसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अरे मैं ये बताना चाहता था कि एड्रेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, समझा तू? जहाँ तू खड़ा है वो फैक्ट्री कई सालों पहले बंद हो गई है और असल का जो एड्रेस है वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक और फैक्ट्री है, वहाँ पर सामान को डिलीवर करना है। कुछ मिस्टेक हो गई थी। जब मैंने ये सब सुना तब मैंने अपने मालिक से पूछा, लेकिन मालिक जब मैंने आपको रात को कॉल करके पूछा था कि ये जो फैक्ट्री है बहुत ही ज़्यादा खंडहर है और बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तब तो आपने कहा कि तुझे फैक्ट्री से क्या लेना देना है, उस फैक्ट्री में कोई ना कोई वॉचमैन होगा, उससे देख वो कहाँ पर है और सामान को डिलीवर करके आ जा। आपको उस वक्त पहले ही बता देना चाहिए था ना, मैंने आपको इसीलिए एड्रेस कंफर्मेशन के लिए ही कॉल किया था। उसके बाद मेरे मालिक ने जवाब दिया, ओ भाई
दारू पी के ड्राइव करता है क्या? हाँ, ये कौन से नशे में है तू? तूने मुझे कब कॉल किया रात को? तकरीबन रात के 2 बजे से मैं तुझे कॉल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एड्रेस इनकरेक्ट है, लेकिन तेरा फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तूने मुझे कब कॉल किया? हाँ। ये बात सुनकर मेरा जो खून था वो खौल गया और दिमाग घूमने लगा। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है मालिक, मैं अभी आपको ऑन गोइंग कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उसके बाद तो आपको यकीन हो जाएगा ना। जिसके जवाब में मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ भेज, और ये भी भेजियो कि कितने मिनट हमारी बात हुई है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करी तब मुझे पता चला कि रात को मैंने कोई बॉस को कॉल किया ही नहीं था। ये देखने के बाद बस मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपने मालिक से कहा, मालिक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी फैक्ट्री है ना, मैं वहाँ सामान डिलीवर कर देता हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। प्लीज़ अब मुझे परेशान मत करिएगा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, तू बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए तुझे ये सब नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, तू जा और घर पे जाकर आराम करियो। जब मैंने ये सब सुना तब मैं तुरंत 5 किलोमीटर आगे गया। वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। मैंने वहाँ सामान डिलीवर किया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर निकल गया। तकरीबन 12 घंटे सफ़र करने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया और घर आकर मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करी तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। मैं अपने बीवी बच्चों को देखकर बस इतना खुश हो रहा था कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। मैंने अपने बीवी और बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया कि मैं उसी पुरानी बंद फैक्ट्री में हूँ और वही सब लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और वो जो बड़ी सी मशीन थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा गोल सा घूमने वाला ब्लेड था, वो मशीन चालू है और वह दृश्य शक्ति मुझे खींचती हुई उस मशीन की तरफ ले जा रही है। और ये सपना आज भी मुझे कभी कभी आ जाता है। तो ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये कहानी सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को ये कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी कौन से टॉपिक पर सुननी है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।